नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत क्लिक्स और मेरे साथ आज भाजपा के युवा नेता विकास गुप्ता जी बैठे हैं, जो कि अनुज भी हैं, छोटे ब्रदर भी हैं और इन्होंने बहुत संघर्ष किया यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो आज इनसे खास मुलाकात में बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं कि इनको किस किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा और कैसे यहाँ तक पहुँचे। पहले आपका स्वागत हो सर खास मुलाकात में। धन्यवाद। तो सर, जो आपने राजनीतिक करियर शुरू किया, मैं आपको जानता हूँ एक छोटी सी आप दुकान से बिजनेसमैन थे, तो राजनीतिक करियर में आप आए तो आपको कैसे आना हुआ और किस तरह की मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ा? देखिए, स्टार्ट से क्या हुआ कि भाई एक विचारधारा के अकॉर्डिंग अपने कहीं काम करते हैं, तो उसके नाते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मैं बचपन से जब छोटा था, मात्र 10 साल की आयु में, उस समय मेरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ मेरा आना जाना वहाँ शाखा में हुआ। धीरे धीरे उस विचारधारा से राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत होकर और उस संगठन में निरंतर सतत लगातार काम करते रहे। और उसके बाद मुझे जिम्मेवारी के रूप में बजरंग दल जिला संयोजक की जिम्मेवारी मिली, जिसका निर्वहन मैंने लगभग 8 से 10 साल तक किया। उस दौरान संगठनों में विविध तरह के कार्यक्रम किए, कार्यक्रमों के माध्यम से खुद का भी विकास होता है, कहीं अपने को कुछ सीखने को भी मिलता है और जिस संगठन से अपने काम करते हैं उसकी विचारधारा के अनुरूप काम करने से खुद के व्यक्तित्व का निर्माण भी होता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक चीज़ का बड़ा अच्छा देखने को मिला, व्यक्ति निर्माण के साथ साथ, व्यक्ति निर्माण जब हुआ तो सब कुछ ही हो गया उसमें, उसके साथ साथ आप देश के लिए क्या कर सकते हैं, समाज के लिए क्या कर सकते हैं, व्यक्ति के लिए क्या कर सकते हैं और इस प्रकृति के अंदर प्रत्येक जीव मात्र के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मेरे लिए रहा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में मुझे अवसर मिला, युवा मोर्चा में जिला उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी मिली, जिला अध्यक्ष के नाते मैंने काम किया। पार्टी में, भाजपा में मैं जिला मंत्री का दायित्व पर रहा। उसके बाद प्रदेश में कई कार्यक्रमों के अंदर मैं कभी किसी जिले के प्रभारी या कोई संभाग के नाते प्रभारी, एक बार मुझे राजस्थान की भी यूथ चला बूथ कार्यक्रम युवा मोर्चा के अंतर्गत मुझे पूरे प्रदेश राजस्थान में प्रदेश सह संयोजक के नाते जिम्मेवारी मिली। एक विस्तारक के नाते, विस्तारक हमारे यहाँ जो अपना बहुत बड़ा लंबा समय अपना घर परिवार को छोड़कर कुछ लंबा समय जो है पार्टी के अंदर लगाते हैं, पार्टी संगठन के लिए लगाते हैं, तो मुझे श्री डूंगरगढ़ विधानसभा, हमारे यहाँ बीकानेर जिले के अंदर श्री डूंगरगढ़ विधानसभा में मुझे करीबन 1 साल तक वहाँ विस्तारक के नाते काम करने का अवसर भी मिला। तो यूँ एक लंबा अंतराल, इस 30 साल का समय जो है पार्टी संगठनों में काम करते हुए निकला। उसमें कुछ दिक्कतें भी आती हैं, परेशानियाँ भी आती है, बड़ा परिवार भी होता है, संगठन एक बड़ा परिवार है, परिवार के नाते कुछ अच्छाइयाँ भी होती है, कुछ कमियाँ खामियाँ भी होती है, जो समाज के अंदर जैसे चलता है वैसी पार्टियों में चलता है। तो यूँ करते करते संघर्ष, कुछ सीखना, कुछ करना, यूँ करते करते आज धीरे धीरे राजनीति क्षेत्र के अंदर कुछ समय पूर्व सब लोगों ने, जो साथ में काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने कहा कभी अगर अपना उद्देश्य ठीक है और हम कुछ अच्छा करने के लिए आए हैं, समाज देश का भला करने के लिए आए हैं, तो हमें विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी करनी चाहिए। परिवार ने सर आपको कितना सपोर्ट किया इसमें, क्योंकि जब आपका परिवार एक बिजनेसमैन थे, व्यापारी थे, तो उन्होंने आपको राजनीति में कितना सपोर्ट किया? परिवार के नाते मिला जुला सा औसतन रहा, क्योंकि परिवार के नाते क्या है कि वो बिजनेसमैन परिवार होने के नाते तो ये रहता है कि भाई हमारे घर के जो है वो बच्चा तो वो व्यापार करे। तो कभी ऐसे संगठनों में काम किया तो व्यापार के प्रति कोई बहुत बड़ा रुझान रहा नहीं। तो ये रहा कि भाई जीवन में आए हैं तो जीवन में कुछ अच्छा करना चाहिए। और एक मनुष्य होने के नाते शास्त्रों के अंदर यह उल्लेख है कि मनुष्य भी वही कर्म करता है और पशु भी वही कर्म करता है। मनुष्य के होने के नाते कुछ व्यवस्थित कर्म करेगा, इसके लिए प्रकृति की बाध्यता है। तो उसको सोचकर, ऐसा विचार करके अपना जीवन जो है राजनीतिक क्षेत्र में समाज सेवा के नाते लगाया, ना कि उसको व्यापार की दृष्टि से कभी देखा। तो ये दिमाग के अंदर एक एजेंडा रहा अपना। आज परिवार आपको कितनी सपोर्ट कर रहे हैं? आज परिवार में औसत अभी भी मदद है, थोड़ी बहुत, जैसा चल रहा है ठीक है, अच्छा है भाई। ये नहीं है अभी कुछ समय पूर्व, जैसे शुरू में ये प्रारंभ में ये हुआ करता था कि भी परिवार कहा करता था कि भी व्यापार करिए, राजनीति में कुछ नहीं पड़ा है, कैसे लोगों की कैसे नहीं लोगों। तो मेरा ये अनुमान था कि परिवार में जो लोग राजनीति क्षेत्र में गए नहीं, उनको कैसी दृष्टि से वो देखते हैं, वो उनका दृष्टिकोण है। मैं जिस दृष्टि से देखता हूँ वो मेरा दृष्टिकोण है। अब धीरे धीरे वो कुछ व्यवस्थाएं बदलने के बाद अब परिवार कुछ काफ़ी मदद में है अभी मेरे साथ। तो जैसा कि अपने देखते हैं कि जितने भी राजनेता हुए हैं, जो भी आज हनुमानगढ़ विधानसभा ले लें या अदर कहीं भी ले लें,
तो जितने जो भी चाहे ग्राउंड लेवल पे ले ले चाहे बड़े लेवल पे ले, वो जो पार्टियों में आते हैं वो पैसा कमाने के लिए आते हैं। तो आपने एक अपनी छवि एक अलग ही बनाई है बाजार के अंदर, तो वो उसमें बताइए उसके लिए कैसे। देखिए, मेरा मानना ये है कि राजनीति एक सेवा का कार्य है। आपको किसी ने पीले चावल नहीं दिए राजनीति के लिए, आप अपनी स्वेच्छा से राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं। तो राजनीति में वैसे अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करना वो भी ठीक नहीं है, पर मैंने मेरे 30 साल के राजनीतिक कैरियर मानिए, संगठनात्मक कैरियर मानिए, कहीं भी मानिए, और मैंने कभी किसी प्रकार का कोई ठेका, कोई टेंडर आज तक नहीं लिया है। अपने व्यक्तिगत जीवन में अगर कोई कारोबार किया है तो भारत माता का 1 रुपये का टैक्स नहीं खाया है। ये अपना खुद का व्यक्तिगत चरित्र है, आप कैसा जीना चाहते हो, ये आपकी आउटलुक है। तो राजनीतिक क्षेत्र को सेवा के रूप में देखेंगे तो ही इस देश और समाज का भला होगा, व्यक्ति का उत्थान होगा। नहीं तो आप किसी भी तरह से अगर खुद व्यक्ति अपना अपना उत्थान करना चाहते हैं तो आप कभी देश और समाज का भला नहीं कर पाएंगे। फिर आप अपना व्यक्तिगत जीवन ही ठीक कर सकते हैं, सिर्फ वो भी कुछ सालों के लिए। मैं लोगों को कहता हूँ एक बात, कभी कभी उद्बोधन में बात आती है तो मैं उनको कहता हूँ, अरे भाई, अपना 5-10 साल का अच्छा जीवन जीने के लिए देश और समाज का बुरा करना, सूखी रोटी खाकर, सूखी रोटी की जगह अगर आप कुछ सालों तक घी खा लेंगे तो क्या मरेंगे नहीं? मरना तो पड़ेगा, सबको मरना पड़ेगा। जो रोटी खाएगा वो भी मरेगा, जो घी खाएगा वो भी मरेगा। पर आपका एजेंडा क्या है? देश और समाज का भला करने का एजेंडा है, ना कि उसको बिगाड़ने का एजेंडा है। तो मेरा अनुमान तो ये है कि राजनीतिक क्षेत्र सेवा के रूप में लेना चाहिए, तभी देश की तरक्की और उन्नति होगी और व्यक्ति का उत्थान होगा। तो आपके मन में ऐसा कैसे आया कि मैं आज राजनीति में सेवा करूं और सेवा भाव से काम करूं, क्योंकि आज आप कर भी रहे हैं और कई जगह हमने आपको देखा भी है कि अगर आपके अगर पैसे जेब से लगते तो आप जेब से लगा के भी समाज सेवा के लिए जाते हैं। और यहाँ जो राजनीति में, आपको पहले वो सवाल किया है, राजनीति में लोग आते हैं वो पैसा कमाने के लिए आते हैं, और आप परिवार से पैसे की तरफ से पहले सक्षम थे ही आप शुरू से, क्योंकि मैं आपको आज से नहीं 30-35 साल से लगभग जानता हूँ। तो आप परिवार से पैसे से सक्षम थे, तो ऐसी कोई बात थी नहीं। और आज भी आप परिवार से पैसे से सक्षम है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप जेब से लगा के आप समाज सेवा करते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा अनुमान ये कहना है कि अगर इसको आप किस दृष्टि से देखेंगे, मैं उदाहरण देकर बताता हूँ आपको। भगत सिंह, चंद्रशेखर जैसे लोग जो स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने अपने कुर्बानी दी, अगर वो लोग ये सोचते कि देश आज़ाद हो जाएगा, हम तो फांसी पर चढ़ जाएंगे, तो हमें क्या ज़रूरत है आगे, हम तो स्वतंत्रता का सुख ही नहीं भोग पाएंगे, तो कभी देश आज़ाद नहीं होता। उन लोगों ने त्याग, बलिदान और कुर्बानियाँ दी, तब ये देश में जो आज़ादी का सुख हम लोग भोग रहे हैं और स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं और मुखर होकर अपनी बात रखने का और अपने मौलिक अधिकारों के लिए जागरूक होने का जो हम काम करते हैं, ये उन लोगों की बदौलत ही हम कर रहे हैं। तो देखो, त्याग और बलिदान कहीं ना कहीं से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। बिना त्याग के आप कभी भी कोई चीज़ हासिल नहीं कर सकते हैं। तो मेरा अनुमान ये है कि राजनीतिक क्षेत्र के अंदर सेवा के, त्याग के हिसाब से आपको काम करना चाहिए। बाकी अपनी अपनी मंशा है, समाज में सब लोग आते हैं, अपना अपना विचार लेकर आते हैं, जो जैसा करता है वो उसकी मंशा है। हमने जिन संगठनों में काम किया है, हमने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में मैंने काम किया है वर्षानुवर्ष। आज मेरा संघ प्रवेश का समय 33 वर्ष का हो गया है। 1990 में मैंने संघ का प्राथमिक वर्ग किया था। उस संगठन में काम करते हुए मेरे को जब इतना लंबा समय हो गया, और देश और धर्म की बात ही सिर्फ उसके अंदर सिखाई जाती है और कोई बात ही नहीं होती, और उसमें काम करने के बावजूद अगर मैं राजनीति से पैसे कमाने का काम करता हूँ, रुपए कमाने का काम करता हूँ, अपनी जेब भरने का काम करता हूँ, तो फिर मैंने उस विचार को कहाँ अपने आप में आत्मसात किया। हमारे यहाँ संघ में क्या कहते हैं, आप संघ में कितना गए हैं उसका पता नहीं है, संघ आप में कितना आया है उस पर गौर करने वाली बात है। तो अपने उस विचारधारा पर काम करते हुए राजनीति को इस दृष्टि से देखते हैं। आप 2-3 बार शायद विधानसभा हनुमानगढ़ से आप विधायक से चुनाव लड़ने के लिए आपने 2-3 बार तैयारी भी की है और आपने प्रयास भी किए हैं। और अगर इस बार अगर आपको दोबारा मौका मिलता है तो आगे आप क्या इसी तरह समाज सेवा करते रहेंगे और सबके साथ मिलते जुलते रहेंगे, या कुछ बदलाव आ सकते हैं? देखिए, मैंने हालांकि 2-3 बार मैंने नहीं मांगा। मैंने टिकट पिछली बार 2018 में मैंने टिकट का प्रयास किया था। पार्टी संगठन को जैसा उचित लगा, किसी को भी टिकट दे, हमें तो साथ ही लगना है विचारधारा के। जब विचारधारा के लिए काम करते हैं तो पार्टी अगर मुझे टिकट देती है तो बड़ा मेरा सौभाग्य है। एक राष्ट्रीय पार्टी का टिकट लेना भी अपने लिए एक सौभाग्य की बात है। और ऐसा अवसर अगर मिले तो ईश्वर की कृपा से, उसके आशीर्वाद से और जिस संगठन में काम किया उसकी प्रेरणा से वह काम करना चाहते हैं जो शायद किसी ने देखा और सुना नहीं हो। राजनीति में सेवा के वो रूप बना, वो आयाम स्थापित करना, प्रत्येक व्यक्ति के लिए मौलिक सुविधाएं उपलब्ध करवाना।
आम आदमी को राहत मिले, उसी के लिए ही जनप्रतिनिधि होता है। जनप्रतिनिधि राजतंत्र का हिस्सा नहीं होता, जनप्रतिनिधि लोकतंत्र का हिस्सा होता है। जनप्रतिनिधि राजा नहीं होता, जनप्रतिनिधि सेवक होता है। इसके नाते ही काम करने का हमारा उद्देश्य है। मैं अपने जीवन काल के अंदर जो लोग मेरे से परिचित हैं, जितने लोगों का आज तक मुझसे संपर्क हुआ है, उन लोगों से आप पूछिए, चरित्र कभी बदलता नहीं है। चरित्र बार बार नहीं बदलता, चरित्र हमेशा एक जैसा रहता है। मेरा जैसा चरित्र आज से 30 साल, 40 साल, 20 साल पहले जैसा भी था, वैसे ही चरित्र आज भी, और जब तक मैं जीऊँगा, जब तक मेरा चरित्र ऐसा ही रहने वाला है। ये आप में कोई बदलाव नहीं देखा जाएगा इसके अलावा? बदलाव आ ही नहीं सकता, चरित्र बदलता ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ 30 साल से ऊपर तो मुझे भी हो गए देखते हुए आपको। आप छोटे छोटे थे तब हम साथ में थे और सब कुछ था, तो बदलाव तो मैंने भी देखा है। अभी 30 साल में तो बदलाव नहीं आया, लेकिन आगे अगर नहीं, आगे कभी चरित्र नहीं बदलता, ये मेरा अनुमान है। तो हनुमानगढ़ में किस तरह के कार्य जो रह गए हैं जो आप करना चाहते हैं? अगर आपको विधानसभा में विधायक बनते हैं तो किस तरह के कार्य आप करना चाहेंगे? देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। विधानसभा में क्या है कि मेरा ये अनुमान है, अभी लोगों को 70 साल आज़ादी के होने के बावजूद भी हम 75वां महोत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी विशुद्ध पेयजल की, देखिए आप, कितनी बड़ी चुनौती है ये अपने सामने। लोकतंत्र के अंदर में 70 साल बाद भी शुद्ध पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध नहीं कर पाए, नहरों का रिसाव नहीं रोक पाए, समुचित पशुधन की समुचित व्यवस्था नहीं कर पाए। उसको हम आवारा कह देते हैं पशुधन को, पर आवारा उसको बनाता कौन है? हम लोग। दूध निकाल लिया और छोड़ दिया। पशुधन की समुचित व्यवस्था नहीं है। जोड़ पायतन की जगह हम लगातार समाप्त करते जा रहे हैं। जमीन का जो पेयजल का स्तर है, जल का स्तर है, वो नीचे गिरता जा रहा है, उसकी तरफ कोई गौर नहीं है। लगातार निरंतर पेड़ों की कटाई हो रही है। तो ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। रोजगार, व्यक्ति की मूलभूत सुविधाओं के अंदर क्या क्या आता है? मूलभूत सुविधाओं के अंदर शिक्षा, बालिका शिक्षा, अपराध, नशा, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। हनुमानगढ़ विधानसभा के मुद्दे मैं आपको बता रहा हूँ, 70 साल आज़ादी के बाद एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के मुद्दे बता रहा हूँ मैं आपको। इन सब चीज़ों के ऊपर बाकायदा गौर करना, मैंने मेरा एजेंडा तैयार कर रखा है। अगर पार्टी ने मुझे कभी अवसर दिया, पार्टी संगठन ने मुझे अवसर दिया, हनुमानगढ़ में जनप्रतिनिधि के नाते सेवा करने का अगर मेरे को दायित्व मिला, तो मेरे जितने एजेंडे हैं वो सब के सब प्राथमिकता से लागू करूंगा। और यहाँ तक कि ग्रामीण क्षेत्र के, जैसे अब आप ये देख लीजिए भाई, रोडवेज भी अभी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ठीक ढंग से सुचारू रूप से रोडवेज बस की भी व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल। जब आपके पास यातायात के साधन ही ठीक नहीं है, तो आप तरक्की उन्नति की बात कैसे कर सकते हैं? ये हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की पोजीशन है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जी। रोजगार के मुद्दे ले लीजिए आप, चिकित्सा के मुद्दे ले लिए, चिकित्सा की ठीक तरफ आप देखिए ना, रोजाना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कभी इस हॉस्पिटल के, कभी उस हॉस्पिटल के अस्पताल में कहीं ना कहीं शिकायतें आती रहती है। ये सुविधा नहीं है, वो सुविधा नहीं है, लापरवाही की बहुत सारे समाचार आते रहते हैं। तो ये किस लिए आते हैं? ये इसीलिए आते हैं, जनप्रतिनिधि संवेदनशील नहीं होना। जनता के मुद्दों के लिए जब जनप्रतिनिधि संवेदनशील होगा तो वह भाग कर काम करेगा कि नहीं यार, ये मेरे खुद के पेन लेकर काम करने का मुद्दा है। तो हम तो इस व्यवस्थाओं पर काम करने वाले लोग हैं। जैसा कि अभी आपने नशे की बात करी, हनुमानगढ़ जो है वो गंगानगर हनुमानगढ़ जो है अपना, ये दोनों ज़िले पाकिस्तान और हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर भी हैं, और राजस्थान का भी बॉर्डर माना जाता है, क्योंकि ना तो इसको पंजाब में लेते हैं ना राजस्थान में गिनते हैं, क्योंकि 30 किलोमीटर के बाद ही इसका राजस्थान शुरू होता है। 30 किलोमीटर के पीछे जाएँ तो पंजाब और हरियाणा शुरू हो जाता है। और यहाँ पर बढ़ता हुआ नशा, जैसे आपने नशे की बात करी, बढ़ता हुआ नशा, और यहाँ नशे के खिलाफ कार्रवाई भी बहुत होती हैं, संस्थाएं भी बहुत बनी हैं जो नशे के खिलाफ नारे भी लगाती हैं और भी करती हैं। लेकिन फिर भी यहाँ देखते हैं कि युवा नशे में धंसता ही जा रहा है। अगर रोज़ाना की हम देखें, औसत देखें, तो मेरे ख्याल में यहाँ 1-2% तो डेली नए युवा उसमें जुड़ ही रहे हैं, नशे में कम नहीं हो रहे। और डेली की इतनी बढ़िया कार्रवाई होने के बाद भी नशा खूब बिक रहा है। तो उसके प्रति अगर आपको मौका मिलता तो आप किस तरह की कार्रवाई करेंगे? देखिए, नशे के प्रति सबसे जरूरी तो है जन जागरण। कार्यवाही करना बात सेकंड है, फर्स्ट है जन जागरण करना। जन जागरण से क्या हुआ? युवाओं को आप प्रेरित करिए, अच्छे काम के लिए लगाइए, रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाइए, उनको अपने जीवन का प्रेरणादायक। जब आप किसी को प्रेरित ही नहीं कर पाएंगे तो आप उसको उस चीज़ से दूर कैसे रखेंगे? नशा करने का सबसे प्रमुख ये है कि युवाओं का भटकाव होना। तो उस भटकाव को रोकने के लिए सबसे पहले प्राथमिकता से कदम उठाना, ऐसे जन जागरण शिविर बनाना, ऐसी समितियों का गठन करना जो समितियां युवाओं को ठीक मार्ग दिखा सके। कार्रवाई करना उसके बाद की बात है। तो कार्रवाई से तो क्या कितना रोक पाएंगे आप? वो तो लगातार निरंतर सतत बढ़ता रहेगा। जब आप उसको मार्गदर्शन से रोकेंगे, उसको जन जागरण से रोकेंगे, उसको सही दिशा देंगे, तभी वह सही ढंग से काम कर पाएंगे और उससे दूर रहेंगे कि भाई हमें नशा नहीं करना, इससे हमारा घर बर्बाद होता है। तो मेरा मुख्य तो यही है, नशे के लिए मैंने जो सोचा है कि भाई ऐसे काम करने का जो मेरा एजेंडे में है।
यहाँ पर बाल कल्याण समिति भी बनी हुई है, और जैसे कि युवा जो जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उसमें आप देखते हैं वो डेली खबरें भी चलती हैं उनकी कि हमने यहाँ पर बाल श्रम है, भिक्षावृत्ति है, खूब कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, हम रोक रहे हैं। लेकिन कुछ छोटे छोटे बच्चे 10-12 साल 13 साल के बच्चे हमने देखे हैं कि नशा करते हुए, जैसे चिट्टा हो गया, गोलियाँ हो गई। तो बाल कल्याण समिति भी कहीं ना कहीं यहाँ पिछड़ रही है, अभी जो कार्य करना चाहिए वो नहीं कर पा रही है। देखिए, ये वैसे तो ना हर देश का और हर स्थान का अपना एक भौगोलिक ढांचा होता है और एक सांस्कृतिक ढांचा होता है। यहाँ छोटे छोटे बच्चों का क्या है कि रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं होने के कारण छोटे छोटे बच्चों को इस काम में आना पड़ता है, और कहीं ना कहीं वो ऐसे काम करते हुए, देखो जिन लोगों को सीखने की उम्र है, जिसको हम बच्चों को क्या कहते हैं, हम ये कच्ची मिट्टी है, इसको जैसे डालें हम वैसे डल जाएगा। अब एक बच्चा होटल पर काम करता है, उस होटल पर ही शराब बिक रही है, उस होटल पर ही उल्टे पुल्टे जो भी कुछ काम जो होते हैं सामाजिक, जिनको हम मानते हैं ऐसे काम होते हैं, तो वो बच्चा क्या प्रेरणा लेगा वहाँ पर? तो बच्चों को ठीक मार्गदर्शन मिले, बच्चों का जिस उम्र में जो काम करने का तौर तरीके हैं, उसके लिए देखो एक विस्तृत रूप से योजना बनानी आवश्यकता है। जब तक विस्तृत योजना नहीं बनेगी तब तक हम काम कर नहीं पाएंगे, समाज को दिशा दे नहीं पाएंगे, और हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को ऐसे ही नशे की ओर धकेलते चले जाएंगे, और आने वाले समय के अंदर हिंदुस्तान के नवयुवकों को बड़ी भारी दिक्कत और परेशानी होने वाली है। इसको देखते हुए ये बड़ा सोचनीय विषय है, चिंतनीय विषय है, आने वाली पीढ़ी के लिए बड़ी परेशानी का विषय है। तो मेरा तो यही अनुमान है, मार्गदर्शन सुपर बेस्ट जो चीज़ है अगर किसी के लिए, वो है मार्गदर्शन। एक लास्ट सवाल है मेरा आपसे जी कि जो अभी भाजपा का एक नारा था, जी पिछली बार भी था, इस बार भी था, कि कांग्रेस मुक्त भारत, जी, तो क्या ये सत्य की तरफ जा रहा है? देखो कांग्रेस मुक्त भारत अपनी अपनी विचारधारा की बात है। कांग्रेस अपनी किस विचारधारा पर चलती है, लोगों ने उसको अस्वीकार कर दिया। समाज जब कुछ अशिक्षित था उस समय सोचने का नजरिया कुछ और था, और अभी समाज शिक्षित होने के बाद जो सोचने का स्तर कुछ अलग हुआ है। आज से 20 साल पहले लोगों को ये नहीं पता था विधानसभा चुनाव क्या होता है और लोकसभा चुनाव क्या होता है। इन 20 सालों के अंदर लोगों को विधानसभा और लोकसभा चुनाव का डिफरेंस सिर्फ इसलिए पता चला है कि समाज धीरे धीरे शिक्षित हुआ है। शिक्षित समाज की सोच जो रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाएगा, जो युवा पीढ़ी को ठीक रास्ता देगा, तो लोग तो उसी को वोट देंगे ना, अप्रिशिएट उसी को किया जाएगा जो समाज का नेतृत्व करने वाला है, देश को सही दिशा दिखाने वाला है, नवयुवकों को सही दिशा दिखाने वाला है, बुजुर्गों की देखभाल करने वाला है, और सब तरह की जो देश को जिन चीज़ों की आवश्यकता है जिससे हमारे देश का उत्थान हो सकता है, उन लोगों को आगे ले जाने के लिए जो पार्टी काम करती है, लोग उसी को ही अप्रिशिएट करते हैं, उसी का ही सहयोग करते हैं और उसी के साथ रहते हैं। तो मेरा अनुमान यही है कि भाई देखने में और ऐसा ही लग रहा है कि लोग धीरे धीरे कांग्रेस को छोड़ते चले जा रहे हैं। उनके खुद के साथ जो 50-50 साल से जो लोग जुड़े हुए हैं, जिन्होंने वर्षानुवर्ष कांग्रेस में लगाया, वो आज उसको छोड़ रहे हैं। तो उसका छोड़ने का कारण तो उनको खुद का अपना व्यक्तिगत आकलन करना चाहिए कि भाई हमें ये छोड़ने का कारण क्या हुआ, हमारा ये इतना बड़ा डैमेज हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है, ये उनका सोचने का विषय है। विकास जी, काफ़ी दिन पहले हम मिले थे, मैं आपके ऑफिस में आया था, तब आपने कहा था कि पिछली बार की बात है, शायद 18 में जब चुनाव हो रहे थे, तब आपने कहा भी मैं लेटर पैड ऐसे छोड़ दूंगा, और अगर कोई भी अपनी मुश्किल लेके आता है, अगर मैं विधायक बनता हूं, मुझे पार्टी मौका देती है, तो वहाँ पे जो भी वो अपना दर्द दुख लिखेगा मैं साइन कर दूंगा, और वो उसकी मान्य है। और कोई कार्रवाई नहीं होती है उसके ऊपर, या कोई काम नहीं होता है, तो मैं उस पर सख्त कार्रवाई। तो क्या ये सत्य है कि लेटर पैड आपकी आगे भी काम आएगी अगर आपको मौका मिलता है? देखो, मैं इस विषय में ये कहना चाहता हूँ, लेटर पैड कौन देता है? लेटर पैड देता है इस विधानसभा की बहुमूल्य जनता, जो छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी सर का ताज बना देती है। कार्यकर्ता क्या करता है? कार्यकर्ता बेचारा नारे लगाता है, जय जयकार करता है, अपने जेब से कुछ धन जो है वो अपने, जिसको वो मुखिया बनाना चाहता है, उसके लिए धन का व्यय करता है, बहुत सारी मुसीबतें झेलता है, अपना समय निकालता है। तो एक लेटर पैड उसके लिए क्या मायने रखता है? लेटर पैड उन्हीं का है और उन्हीं के पास रहना चाहिए। किसी को भी समस्या हो, हनुमानगढ़ विधानसभा के अंदर किसी भी तरह की कोई भी समस्या, व्यक्तिगत से लेकर सार्वजनिक समस्या तक, सब समस्याओं के लिए लेटर पैड एनी टाइम हाजिर रहेगा। आए, साइन करवाएं, ले जाएं। किसी को कोई समस्या होगी, पहली बात तो अगर आप ठीक ढंग से सुचारू रूप से सारा काम करते हैं तो आपको ऐसी नौबत आएगी ही नहीं, नौबत ही नहीं आएगी, लेटर पैड की नौबत नहीं आएगी। क्योंकि हम यहाँ देखो, जनसंवाद हो गया, एक तो एक जन सहभागिता का मतलब हो गया, हमने काम ही सारा उन लोगों से पूछ कर करना है ना। जन सहभागिता का मतलब यही है, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, शहरी क्षेत्र के अंदर ऐसी कमेटियों का आप गठन करिए, वो कमेटियां आम जनता की होती है, वो कमेटियां ही आपको बताएंगी कि आपने क्या क्या काम करना है, उसके ही अकॉर्डिंग आप काम करिए, तो वो लेटर पैड उन्हीं का हो गया।
तो लेटर पैड के लिए तो निश्चिंत रहिए, काम करवाने वाले लोगों के लिए क्या लेटर पैड मायने रखता है, वो जनता का लेटर पैड जनता के पास ही रहेगा, जब मर्जी आइए और जब मर्जी ले जाइए, उसमें क्या है। तो जैसा कि अभी आप देख रहे थे मेरे साथ युवा भाजपा नेता विकास गुप्ता जी थे, तो खास मुलाकात में आप देख रहे थे भारत क्लिक्स और मैं पवन खत्री और मेरे साथ एक कैमरामैन पवन कुमार गर्ग। जय हिंद, जय भारत माता।